वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंगाली लैंग्वेज की क्राइम ड्रामा वेब सीरीज की कहानी। आज की कहानी सच में काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, पूरे सस्पेंस से भरी हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक बंगाली ब्राइड के गृह प्रवेश से होती है, जहाँ दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड माया कहती है कि देवी, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये दूध और अलता है? तुम गलत हो, पता है ये तुम्हारे पति का खून है, और देखना काल रात्रि में तुम्हारे हस्बैंड रुद्रा की मौत हो जाएगी। इससे देवी की रूह कांप जाती है और वो बिल्कुल सुन, और हो भी क्यों ना दोस्तों, एक लड़की को उसकी शादी वाले दिन ही अगर कोई ऐसी बातें कह दे कि शादी की पहली रात तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो जाएगी, तो भला यार उसके दिल पे क्या बीतेगी। खैर देवी की सासू माँ कहती है कि क्या हुआ देवी, दूध अलता में अपने पैर रंग कर अपने शुभ कदम हमारे घर में रखो। और देवी ऐसा ही करती है और शादी के कुछ दिन पहले हुए घटनाओं को याद करने में लगी होती है। जैसे हल्दी वाले दिन देवी का मन बड़ा बेचैन सा लग रहा था और उसके बूढ़े माँ बाप आपस में बात कर रहे थे। उसकी माँ कह रही थी कि हम लोग सही भी कर रहे हैं या फिर नहीं, हमें तो अच्छे से पता है कि उसकी शादी क्यों करवाई जा रही है। तो देवी के पापा कहते हैं कि वैसे भी और कब तक उसे घर पे बैठा कर रखेंगे। ये सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इधर माया भी देवी की हल्दी में आती है और उससे कहती है कि डर लग रहा है क्या। देवी कहती है डर क्यों लगेगा। माया कहती है क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या रितिका के साथ क्या हुआ था, कहीं तुम्हारे साथ भी वैसा ना हो जाए। जिससे देवी सहम जाती है। कुछ देर के बाद देवी की हल्दी की रस्म की जाती है। इसके बाद देवी अपने वॉशरूम में नहा रही होती है तो कोई अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। देवी भी जल्दी से गमछा लपेट कर देखने जाती है कि है कौन, और कहती है कि अच्छा तुम माया हो ना। तो माया जवाब देती है क्यों, तुम्हें क्या लगा चिराग आ गया। इससे देवी का दोस्तों मुंह उतर जाता है। तो माया कहती है सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई थी कि चिराग कैसे आएगा, उसकी तो मौत हो गई है। वैसे तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले पति का नसीब एक जैसा ही है, तुम्हारा भी पार्टनर मर गया और उसकी भी वाइफ मर गई। तो देवी कहती है चिराग मेरा हस्बैंड थोड़ी ना था जो तुम यहाँ जोड़ी मिला रही हो। माया कहती है हस्बैंड नहीं था पर बॉयफ्रेंड तो था ना, शादी तो होने वाली थी उससे। देवी कहती है देखो दिमाग खराब मत करो, तुम अभी ये बताओ कि क्यों आई हो यहाँ पर। तो माया कहती है मैं एक भविष्यवाणी करने आई हूँ, और तुम्हें तो पता ही है माया का भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होता। तो सुनो, काल रात्रि में तुम्हारे न्यू पार्टनर यानी रुद्रा की मौत हो जाएगी। तो दोस्तों यहीं पे मैं क्लियर कर दूं कि काल रात्रि बंगाली में उस रस्म को कहा जाता है जिसमें शादी के पहले नाइट में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते, मतलब वो अलग अलग कमरे में सोते हैं, और फिर इसके अगले दिन जब रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है तब ही ये एक रूम में रह सकते हैं। ऐसा इनका कोई रस्म होगी। तो माया की भविष्यवाणी से देवी का हाल बेहाल हो जाता है। फिर किसी तरह देवी की रुद्रा से शादी हो जाती है, और रास्ते में जब ये गाड़ी में होते हैं तो रुद्रा काफी ड्रिंक करते जा रहा होता है। रुद्रा का मंझला भाई अजीत उसको समझाता भी है कि भैया कम से कम आज तो मत करो ये दारू वगैरह, पर रुद्रा उसकी बात मानने के बजाय गाली देते हुए कहता है कि ज्यादा ज्ञान मत पेल यहाँ पर, समझे। गाड़ी रुका, मुझे टॉयलेट जाना है। तो अजीत कहता है कि बाद में कर लीजिएगा, भाभी के सामने अभी खुले में कैसे कीजिएगा। तो रुद्रा भड़क जाता है। तब अजीत को उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद जब देवी अपने ससुराल के नजदीक पहुंचती है तो उसे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स याद आते हैं जिसमें वो इसी घर में थी और उसे मारते हुए घर से निकाला जा रहा था। ये सब देवी का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। तब उसका मंझला देवर यानी कि अजीत उसको थामता है, जिससे वो गिरने से बच जाती है। पर देवी का पति बड़ा खड़ूस है दोस्तों, वो कहता है कि यही रासलीला मनवानी है या फिर अंदर भी चलना है। वहीं अजीत अपनी नई नवेली भाभी देवी से पूछता है कि आप ठीक तो है ना भाभी, चलकर अंदर जा पाएंगी ना। तो रुद्रा कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम गोद में उठाकर उसको अंदर ले जाओ। इससे दोस्तों माहौल बिल्कुल ऑकवर्ड सा हो जाता है और देवी चुपचाप अंदर जाना ही सही समझती है। तभी दरवाजे पे रुद्रा के छोटे भाई की पत्नी रिया आकर दूल्हा दुल्हन का वेलकम करती है। तो रुद्रा तो सबके सामने रिया के चिन पे हाथ रखकर कहता है कि वाह क्या खूबसूरत लग रही हो। रिया भी ब्लश करते हुए कहती है क्या कर रहे हैं आप रुद्रा दा। तभी रुद्रा के डैड आ जाते हैं और रुद्रा से कहते हैं कि क्या बदतमीजी है ये, नई बहू के सामने ये सब शोभा नहीं देता, समझे। रुद्रा कहता है कि डैड मैं तो बस मजाक कर रहा था, जैसे अभी अजीत ने मेरी वाइफ के साथ थोड़ा छुआ छुई किया वैसा ही मैं भी उसकी वाइफ के साथ कर रहा था, बस हिसाब बराबर। तो डैड तो रुद्रा को तुरंत ही अपने कमरे में बुलाते हैं जहाँ वो रुद्रा को खूब झाड़ते हैं, मगर रुद्रा पे रत्ती भर भी कोई असर नहीं होता। उल्टा वो अपने डैड के साथ बदतमीजी करने लगता है। तो गुस्से में डैड उसको एक तमाचा भी लगा देते हैं। तभी रुद्रा की माँ आती है और रुद्रा को वहाँ से भेजकर खुद अपने पति को समझाती है कितने बड़े बेटे पे हाथ उठाना शोभा देता है कि आपको, वो तो आपकी इज्जत कर रहा है, और अगर कहीं गुस्से में वो आप पे हाथ उठा देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। तब डैड अपनी वाइफ पे भड़क जाते हैं और उनका गला दबाने लगते हैं। घर की नौकरानी छिपकर ये सब देख रही होती है
मगर वो मजे ले रही होती है, बीच में छुड़ाने भी नहीं आती। और इधर देवी की ननद शिवानी देवी को उसके रूम में लेकर जाती है। उस रूम में भी देवी को कुछ फ्लैशबैक आते हैं दोस्तों, जिससे उसका सर फिर से चकराने लग जाता है। मगर शिवानी उसको संभालने के बजाय कहती है खड़ी क्यों गई, चलो अंदर। और फिर कहती है कि तुम सच में सब भूल गई हो या भूलने का नाटक कर रही हो। देवी जवाब देती है कि दीदी आप कह क्या रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी शिवानी का हस्बैंड विजय उसे आवाज लगाते हुए आता है, तो शिवानी उस पे भड़क जाती है। इस घर के मर्द की फितरत से मैं भली भांति परिचित हूँ, तुम करने क्या आए हो यहाँ पर बताओ। विजय कहता है कि अरे क्या बात कर रही हो, मंजली भाभी तुम्हें नीचे खोज रही थी, मैं बस यही बताने के लिए आया हूँ। अब शिवानी के जाने के बाद स्नेहा नाम की एक लड़की, जो रिश्ते में देवी की दूर की ननद लगती है, वो कमरे में आती है। स्नेहा काफी फ्रेंडली होती है और अपनी नई भाभी से खूब चटर बटर बातें करती है, जिससे देवी को इस घर में कोई तो नॉर्मल इंसान लगता है। वो स्नेहा से कहती है कि एक बात पूछूं, रुद्रा की पहली वाइफ रितिका की मौत कैसे हुई थी। ये सुनकर स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बात टालने की कोशिश करती है, मगर देवी उसको और इंसिस्ट करती है, तो वो शॉर्ट में बता देती है कि रितिका भाभी तो वॉशरूम में फिसल गई थी, सर पे चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। चलो अब मैं चलती हूँ, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। इधर डैड का मूड तो खराब है दोस्तों, तो घर की छोटी बहू आती है अपने ससुर के पास और कहती है कि आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या, मैं आपके लिए कुछ करूँ क्या। तो डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम बस एक काम करो, मंजली बहू को मेरे कमरे में भेज दो। ये सुनकर छोटी बहू ऑफेंड हो जाती है और कहती है एक बार मुझे तो मौका देकर देखिए ना आप, रिया में ऐसा है क्या जो सभी उसके आगे पीछे रहते हैं, आप एक बार बोल कर तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ भी मतलब कुछ भी करने को तैयार हूँ। यानी कि दोस्तों समझ रहे हो आप, अपना जिस्म देने को भी तैयार है ये, जिससे उसके ससुर जी भड़क जाते हैं और डांट कर उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद जब देवी के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड माया आती है, तो कहती है क्या हुआ बुद्धू, रो क्यों रही है। देवी जवाब देती है कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है यार, हल्दी वाले दिन तुमने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में सबको बता दूं क्या, मैं रुद्रा की मौत को कैसे रोक सकती हूँ, प्लीज मुझे बताओ। माया कहती है कि क्या बात कर रही हो, जो होना है वो तो होके ही रहेगा डार्लिंग, और रही बात सबको बताने की, तो अगर तुमने सबको बता दिया और आज रात रुद्रा की मौत हो गई तो सबका शक किस पे जाएगा, अरे तुम पे। देवी कहती नहीं, मैं सबको ये बताऊंगी कि ये बात तुमने मुझे बताई थी। माया कहती पर मैं तो सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करने वाली कि मैंने ऐसा कुछ कहा था, तो फंसेगा कौन, तुम। इसके बाद रात में देवी अपने कमरे में बड़ी बेचैन बैठी होती है कि पता नहीं अब क्या होगा। दूसरी ओर नौकरानी धीरे धीरे जाती है रुद्रा के रूम में और वहां उसे रुद्रा अपने बिस्तर पे मरा पड़ा मिलता है, पीछे से किसी ने काटा यानी कि बन पिन से स्टैब किया होता है। नौकरानी ये देखकर जोर से चीखती है तो घर के सारे लोग जमा हो जाते हैं और रुद्रा को मरा हुआ देखकर बिल्कुल शॉक। फिर वही अगली सुबह पुलिस भी आ जाती है। कत्ल की तहकीकात करने को डीएसपी सत्या अपनी असिस्टेंट सुमन के साथ आए होते हैं। सत्या डैड से कहता है कि आप तो सुरेश रे बर्मन है ना, इस एरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल का मालिक, तो ये विक्टिम रुद्रा आपका सबसे बड़ा बेटा था और साथ ही आपके हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर भी। आपका मंझला बेटा अजीत उसी हॉस्पिटल का एक फेमस सर्जन है राइट, और आपका छोटा बेटा अरुण जो इस घर का सबसे निकम्मा बेटा है, उसका ठिकाना कोठा है राइट, और वो अभी भी किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सो रहा होगा या अभी जाग रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं आपकी बेटी शिवानी, जो शादी के बाद भी आपके साथ ही रहती है, और उसका पति विजय घर जमाई है, जिसे आपने दवाई की दुकान खोल कर दे दी है अपनी बेटे के कहने पर। ये भी राइट, ये सब तो मुझे पता है, पर मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है कि कांटा किसका है, I mean, जिससे रुद्रा को मारा गया वो किसका है। पर इसका दोस्तों कोई जवाब नहीं देता। तो सत्या पूछता है कि सबसे पहले लाश किसने देखी बताओ। घर की नौकरानी ने ना, तो सुमन तुम जरा उससे पूछताछ करो, और हाँ जब तक मैं ना कहूँ कोई इस घर से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। जिसपे सुरेश ने कहते हैं कि क्या मतलब है इसका, अरे हम सबको बहुत काम रहता है, इस तरह से हाउस में रेस्ट नहीं रह सकते आप हम पे शक कर रहे हैं क्या। तो सत्या कहता है कि कोई बेवकूफी होगा जो शक नहीं करेगा, दरवाजा खुला हुआ था, बाहर से कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही, तो जाहिर सी बात है कत्ल घर के किसी आदमी ने किया होगा, और आप सबके सब मतलब मेरे शक के दायरे में आ चुके हैं। इसके बाद सत्या जाता है दुल्हन के कमरे में, जहाँ दुल्हन की सखियां उसे कंसोल कर रही होती है। ये सब दरअसल रिसेप्शन के लिए दुल्हन के साथ ही आई हुई है। यहाँ माया भी है दोस्तों। सत्या इनसे भी पूछता है कि कल रात आपको कुछ अजीब लगा क्या, तो वो सभी कहती है कि नहीं, मेड के चिल्लाने के बाद ही हमें पता चला कि रुद्रा की मौत हो गई, उससे पहले सब नॉर्मल ही था। तब सत्या कहता है कि ठीक है आप लोग जाइए, यहाँ से मैं देवी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो सबसे पहले देवी से पूछता है कि आपके पेरेंट्स नहीं आए, तो वो कहती है कि हाँ वो लोग तो आएंगे, आज मेरा बहुभात है। ये कहते कहते वो रुक जाती है क्योंकि अब तो उसका बहुभात होने से रहा। फिर सत्या पूछता है कि एक मिनट आप लोग की शादी फिक्स कैसे हुई थी। इस सवाल से देवी को एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें सुरेश रे बर्मन देवी के घर पर आया होता है देवी के माँ बाप से देवी की शादी की बात करने को, और उस वक्त माया भी घर पे होती है। वो ये भी कहती है उस समय कि देवी
मुझे वो सुरेश रे ठीक नहीं लग रहा। वो इतना अमीर आदमी होकर अपने बेटे की शादी तुमसे करवाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? चलो ना हम चुपके से उसकी बातें सुन लेते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो देवी कहती है ना बाबा ना, मैं चुपके से किसी की बात नहीं सुनती, ये गलत बात होती है। माया कहती है यार तू रह गई सही गलत के दायरे में, मुझे तेरी सेफ्टी की चिंता हो रही है, मैं तो जाकर सुनूंगी। फिर वो जब सुनती है उनकी बात तो हैरान रह जाती है दोस्तों, क्योंकि सुरेश रे कह रहा होता है मेरे बेटे की कुंडली में ही दोष लिखा है, उसकी पहले 2 बीवियां मर जाएंगी तभी तीसरी शादी सफल हो पाएगी। रितिका तो पहले मर गई, उसके परिवार वाले बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, तो रितिका की मौत के बाद उन्होंने हमारी हवा टाइट कर दी है, इसलिए दूसरी शादी में हम किसी गरीब परिवार में बहू देखना चाहते हैं ताकि दुल्हन की मौत के बाद कोई तमाशा ना बने। और हाँ तुम लोग चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, तो तुम्हारे पूरी जिंदगी का खर्चा मैं उठा लूंगा। ये सारी बात दोस्तों माया देवी को बता चुकी थी, मगर देवी अबला बेचारी टाइप की लड़की, वो खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाती, इसलिए उसने खुद के माँ बाप को अपना सौदा करने दे दिया। यहाँ से सीन सीधे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अभी भी देवी चुप रहना ही बेहतर समझती है, तो सत्या उसे अपनी जुबान खोलने के लिए कहता है, तो देवी तो रोने लग जाती है और कहती है आप मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं, मैंने खून थोड़ी किया है। देवी को इस तरह रोते हुए देखकर सत्या कुछ देर उसको अकेला छोड़ना सही समझता है। फिर वो जाता है सुमन के पास जो नौकरानी से पूछताछ कर रही है, पर अभी तक कोई काम की बात नहीं निकल पाई। तो सत्या नौकरानी से थोड़ा फ्लर्ट करता है कि आपकी आंखें बहुत कातिला हैं और मुझे पता है आपकी इन कातिल आंखों ने बहुत कुछ देखा होगा, आप मुझे नहीं बताओगी क्या कि आखिर तुमने देखा क्या और वो कांटा किसका था? तो वो बताती है वो कांटा बहुत ही फेमस है इस घर में, सब उसके दीवाने हैं। दरअसल वो कांटा मंजली भाभी यानी रिया भाभी का है। कल रात जब मैं टॉयलेट करने के लिए जागी तो देखा कि रिया भाभी रुद्रा भैया के कमरे में जा रही है और रुद्रा भैया ने रिया भाभी को अपनी बाहों में ले लिया और उनके चूल से कांटा निकालकर उनके साथ रोमांस करने लगे। मगर तभी वहाँ पर रुद्रा भैया की माँ आ गई रिया भाभी को खोजते खोजते, और उन्होंने रिया भाभी से पूछा कि तुम रुद्रा के कमरे में क्या कर रही हो। उसके बाद तो वो उनको सुनाने लग गई। तब रिया भाभी ने कहा जो कहना है अपने बेटे को कहिए, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यह आपकी गलती है कि आप अपने पति और बेटों को कंट्रोल में नहीं रख पाई। बेटों को तो छोड़िए, आप अपने पति को भी वश में नहीं रख पाई क्योंकि आप बूढ़ी हो चुकी हैं और आप में वो बात भी नहीं रही अब। ये सब सुनकर माँ तो सुन रह गई और रिया भाभी के पीछे पीछे माँ भी नीचे चली आई और उस वक्त रिया भाभी का चुल खुला हुआ था, यानी कांटा रुद्रा भैया के रूम में ही रह गया। और ये सारी बातें सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि देवी भाभी ने भी सुना था। फिर मैं टॉयलेट करने के लिए चली गई और जब वापस आई तो रुद्रा भैया के कमरे से एक औरत को निकलते हुए देखा जिसने नकाब पहना हुआ था। तो मैं चेक करने गई और फिर वहां मैंने रुद्रा भैया की लाश देखी। फिर मैंने चिल्लाकर सभी को बता दिया। अब जैसे देवी के माँ बाप आते हैं तो उन्हें देखकर सत्य और सुमन हैरान रह जाते हैं कि देवी के बाप इतने बूढ़े कैसे, ये तो उसके दादा दादी लग रहे हैं। फिर नौकरानी उन्हें उनके दामाद की मौत की खबर देती है, जिससे वो दोनों भी शॉक और एक बार अपनी बेटी से वो मिलना चाहते हैं, मगर देवी अपने रूम से ही गायब है दोस्तों, जिससे अब सभी परेशान होकर देवी को ढूंढने में लगे होते हैं। वहीं देवी को अपने लवर चिराग के इल्यूजन्स आते हैं कि वो मुझे तालाब में बुला रहा है और देवी भी तालाब की गहराई में चली जाती है, जिससे वो डूबने लगती है। वो तो भला वो डीएसपी सत्या का कि वो वक्त रहते वहां पहुंच जाता है और देवी को डूबने से बचा लेता है, पर जिस वक्त वो उसे बचा रहा होता है उस वक्त वो आधी बेहोशी में सिर्फ यही कहती है कि प्लीज उसे बचा लो, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी, मुझे जाने दो, मुझे और नहीं जीना, मुझे मर जाने दो, मुझे और नहीं जीना। इसके बाद ही वो बेहोश हो जाती है। तब देवी को उठाकर सत्या अंदर घर में लेकर आता है और घर में तो डॉक्टर थे ही, डॉक्टर अजीत यानी कि देवी का मंझला देवर, तो वही देवी का चेकअप करता है। और जब वो होश में आती है तो सुरेश रे बर्मन उससे झगड़ते हैं कि तुम तालाब के पास क्या करने गई थी और डूबी कैसे। देवी बताती है मेरा मन ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं हवा खाने के लिए उधर गई थी, पर पैर फिसलने की वजह से मैं गिर गई। मगर सत्या को तो पता था दोस्तों कि देवी झूठ बोल रही है, इसीलिए सत्या इंस्पेक्टर सुमन से कहता है कि एक बार जरा देवी का बैकग्राउंड चेक करो। तो अब दूसरी ओर देवी रिया भाभी से कहती है कि आपको रुद्रा और वो कांटा दोनों बहुत पसंद था ना, मैंने आज सुबह ही देखा जब मैं स्नेहा और शिवानी के साथ किचन में आई तो आप किचन में काम कर रही थी और वहीं पर छोटे भैया अरुण आए और उन्होंने आपके बाल से कांटा निकालकर आपके साथ छेड़छानी की और आप भी वो छेड़खानी खूब एंजॉय कर रही थी। तब शिवानी ने आकर अरुण भैया को डांटा और वो भी शिवानी को सुनाकर चले गए। तो वो प्रेजेंट में रिया पूछती है अचानक ये सब क्या बोल रही हो। तो देवी कहती है क्या कहा मैंने, अरे छोड़िए ना भाभी, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कहा क्या। एंड यहाँ से दोस्तों वो अगले ही पल रिया से सवाल करती है कि रितिका क्या सच में वॉशरूम में फिसलने की वजह से मरी थी। तो रिया घबराते हुए कहती है ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो, मुझे इस बारे में क्या पता, नहीं पता कुछ। फिर रिया जाती है अपने ससुर के पास और देखती है कि ससुर जी तो बड़ी टेंशन में है। पूछने पे वो बताते हैं कि मेरी वाइफ को लग रहा है कि मैंने ही रुद्रा को मारा। तब रिया कहती कि नहीं नहीं, किसी को पता हो या ना हो
मगर मैं तो जानती हूँ कि आप रुद्रा को कितना प्यार करते थे। अच्छा पापा, एक बात बताइए, क्या लगता है आपको देवी को पहले की बातें सही में याद नहीं है या फिर वो नाटक कर रही है? तभी वहाँ पर रिया की सास आ जाती है और वो रिया और अपने पति को हाथ पकड़े हुए देखकर कहती है कि तुम लोगों का किया हुआ पाप ही है जो काल रात्रि में हमारे घर पे अभिशाप बनकर बरसा है। फिर गुस्से में सासू माँ वहाँ से जाती है और उन्हें समझाने के लिए फिर रिया उनके पीछे जाती है। और अब हम देख पाते हैं कि घर की छोटी बहू ये सब कुछ छिप कर देख रही है और इसके भी पीछे छुपी हुई है घर की नौकरानी, वो भी सारा कुछ देखकर अपना एंटरटेनमेंट कर रही है। इधर सत्या को बार बार लोन लेने के लिए कॉल आता है, इसीलिए जब उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कॉल भी आता है ना, तो वो उसे लोन वाली समझकर डांट देता है, जिससे मजिस्ट्रेट मैडम भड़क जाती है। तो फिर उन्हें क्लियर करना पड़ता है कि मैडम मुझे नहीं पता था कि आपने कॉल किया है, दरअसल पानी में भीगने की वजह से मेरा फोन का डिस्प्ले खराब हो गया और मुझे बार बार लोन लेने के लिए कॉल आ रहा है। तो मजिस्ट्रेट मैडम कहती है कि चलो ठीक है वो सब, मगर तुम्हें अभी मेरे ऑफिस में आना होगा। सत्या भी भीगे कपड़ों में ही मैडम के पास जाता है। वहाँ पर पहले से सत्या का सीनियर परवल हलदार बैठा होता है, जो कि दोस्तों एक करप्ट ऑफिसर है और वो सत्या के डैड का बैचमेट है और उसे सत्या के डैड के बारे में कुछ ऐसा पता है जिससे वो बार बार चिढ़ाकर सत्या को गुस्सा दिलाता है। मगर जूनियर होने की वजह से सत्या उसके खिलाफ कभी कुछ कर नहीं पाता और परवल भी जानता है कि सत्या मेरी बात तो सुनने वाला है नहीं, इसीलिए वो मजिस्ट्रेट मैडम के पास आया है ये कहने के लिए कि सत्या सुरेश रे बर्मन को ज्यादा परेशान ना करे। वो एक इज्जतदार आदमी है और उन्होंने अभी अभी अपने बेटे को खोया, इसलिए सत्या उन्हें परेशान ना करे। मगर मैडम भी जानती थी कि इतनी आसानी से तो सत्या पीछे हटने वाला है नहीं, तो वो सत्या से कहती है कि दायरे में रहकर ही तहकीकात करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एमएलए का फोन आ चुका है और तुम्हें एमएलए और सुरेश रे की गहरी दोस्ती के बारे में तो पता होगा ही वैसे। उधर माया देवी के पास आती है और कहती है एक बात बता, तूने पुलिस के सामने मेरा नाम क्यों नहीं लिया कि तुझे मुझ पे शक है? तो देवी कहती है पर तू क्यों मारेगी रुद्रा को यार? माया कहती भूल गई क्या, तेरे चिराग को भी तो मैंने ही मारा था, देख तुझे बचाने के लिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तभी गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ पर देवी की सास आती है और खूब तू तड़ाक करते हुए कहती है मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था ना इस घर में दोबारा कभी मत आना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो तो गुस्से में देवी का गला भी दबाने लगती है। तभी रिया उनका हाथ छुड़वा देती है। गुस्से में सासू माँ कहती है कि सबने मिलकर घर को नरक बना के रखा हुआ है और ये कहने के बाद वो चली जाती है। तब देवी माया से कहती है कि तू तो हमेशा कहती है कि मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेगी, मगर जब मुझ पे कोई खतरा आता है तो तू तो गायब हो जाती है। तो माया जवाब देती है कि मैं ऐसे छोटी मोटी चीजों में अपना हाथ नहीं डालती, जब तुझे सच में खतरा आएगा ना तो मैं तब उस खतरे को तुम्हारे सामने से हटा दूंगी। पर देवी कहती है कि माया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी सास मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है यार? मैं तो अभी अभी इस घर में आई हूँ और वो मेरी ऐसी बेइज्जती कर रही है जैसे मैं सालों से इसी घर में रहती हूँ। माया कहती है हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है, तू इस घर के लिए है ही नहीं। देवी पूछती है मतलब? पर माया दोस्तों क्रीपी सी स्माइल देखकर वहां से चले जाती है। अब देवी इंस्पेक्टर सुमन से कहती है कि मुझे कुछ कहना है, मगर मैं सिर्फ सत्या सर से ही कहूंगी, इसलिए सुमन कॉल करके सत्या को बुलाती है। तो देवी कहती है कि चिराग मुखर्जी मेरे गांव के स्कूल का टीचर था, उनकी मौत तालाब में डूबने की वजह से हो गई थी, तो क्या आप पता लगा सकते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी? तो सत्या कहता है कि अरे पर अभी आपने बताया तो कि उनकी मौत डूबने से हुई है तालाब में। देवी कहती कि नहीं मैं इस बात पे यकीन नहीं करती, क्योंकि चिराग स्टेट लेवल स्विमर था, तो वो पानी में डूबने से कैसे मर सकता है? सत्या भी कहता है कि ठीक है मैं पता लगा लेता हूँ। अब यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जेल में और यहाँ एक कैदी जिसका नाम मैत्री है वो किचन में खाना बना रहा होता है। जब उसके साथी कैदी स्मोकिंग करने के लिए किचन के बाहर जाते हैं ना, तो मैत्री खुद पे केरोसिन डालकर आग लगा लेता है और जब वो तड़पने लगता है तो किचन से बाहर आ जाता है। और ये चीज सत्या के डैड अरविंद की देखरेख में ही होता है, जिसके बाद अरविंद की मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाती है। दरअसल मैत्री को अरविंद ने खुद की वाइफ के कत्ल में अरेस्ट किया था और सारे सबूत भी मैत्री के खिलाफ थे, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। मगर खुद को जलाकर मारना इस बात का प्रतीक था कि मैत्री निर्दोष था, इसीलिए ही अरविंद के दिमाग को गहरा सदमा लगा और उसे अब हर जगह मैत्री दिखाई देने लग गया था। धीरे धीरे बात फैल जाती है कि अरविंद मेंटली अनस्टेबल है। उस वक्त जो मजिस्ट्रेट थे वो अरविंद के पक्ष में रहा करते थे। इस तरह से अरविंद का पुलिस चौकी में मजाक उड़ता देखकर उन्होंने अरविंद की वाइफ को कॉल करके सारी बात बता दी। हालांकि दोस्तों अभी अरविंद की वाइफ मरी नहीं थी, मतलब जो मैत्री था उसने मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो मार नहीं पाया और उसी वजह से अरविंद ने उसे अरेस्ट कर लिया। और अब अरविंद की वाइफ ने अपने घर पे नमूना तो पहले देख रखा था कि कैसे अरविंद खुद से ही बात किया करता है और वो ये भी कहता है कि मैं तो मैत्री से बात कर रहा हूँ, मतलब वो काफी हद तक पागल की तरह हो गया था। इसलिए अरविंद की वाइफ और बेटा सत्या जो उस समय काफी यंग था वो अरविंद की थोड़ा इलाज करवाते हैं और मेंटली फिट होने की रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन आता है। उस वक्त भी परवल हलदार ही सीनियर हुआ करता था, तो वो काफी उल्टा पुल्टा बोल देता है अरविंद को
जिससे कि अरविंद ट्रिगर हो जाता है और वहाँ पर यह साबित हो जाता है कि वो अभी भी मेंटली अनस्टेबल है। इस तरह से अरविंद अपनी नौकरी भी खो देता है और पागल की तरह इधर उधर भटकने लगता है। अब एक दिन रोड एक्सीडेंट में अरविंद की मौत हो जाती है। तो जैसे ही सत्या को इस बात का पता चलता है वो भागते हुए अपने डैड के पास आता है और इस इंसिडेंट के बाद वो और उसकी माँ ये शहर छोड़ देते हैं। और जब सत्या की यहाँ पर पोस्टिंग हुई ना, तभी वो लोग वापस आए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सुरेश रे के घर पे देवी को फिर से चिराग दिखाई देता है जो कह रहा होता है कि कल तो तुम मेरे पास नहीं आई, कोई बात नहीं, चलो अभी कोई नहीं देख रहा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो वो फिर से चिराग की ओर जाने की कोशिश करती है मगर उसके रूम का दरवाजा बाहर से बंद होता है। वो खूब हल्ला भी करती है और दरवाजा खोलने को कहती है मगर कोई नहीं आता। दूसरी ओर अजीत अपनी वाइफ को ढूंढता हुआ छत पे जाता है मगर इन दोनों की तू मैं हो जाती है, जिस वजह से अजीत रिया से कहने लगता है कि तुम तो एक मामूली सी नर्स थी और आज देखो हमारे हॉस्पिटल की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हो। ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि मेरे घर के मर्दों के साथ सोकर मिला है तुम्हें। जिस पे रिया कहती है कि तो तुम भी उसी हॉस्पिटल में सर्जन हो। तो इस पे अजीत भड़क कर कहता है कि मैं अपने डैड की बदौलत सर्जन नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत के दम पर हूँ। ये कहते कहते वो रिया का मुंह दबाने लग जाता है। तो रिया भी उसे टॉन्ट मारती है कि काश तुम अपनी मेहनत के दम पर बिस्तर पर भी खुद को मर्द साबित कर पाते तो आज इस तरह से मुझ पर हाथ उठाकर खुद की मर्दांगी नहीं साबित करनी पड़ती तुम्हें। इधर छोटी बहू अपने हस्बैंड के पास बंठन कर आती है तो अरुण तो भड़क जाता है और कहता है कि ये कैसी प्रोस्टिट्यूट्स की तरह साड़ी पहन के रखी हुई है तुमने, इससे बस होना क्या था। छोटी बहू ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि हाँ सही कहा, ये साड़ी प्रोस्टिट्यूट की तरह ही लग रही है। जब ऐसी साड़ी पहनकर रिया भाभी 2-4 दिन घूम रही थी तो तुम तो उनके पीछे लाट टपका कर घूम रहे थे। तो मैंने सोचा कि तुम्हें वो साड़ी पसंद आ गई होगी तो क्यों ना मैं भी उसी पैटर्न की साड़ी पहनकर तुम्हारे पास आऊं, मगर मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, बीबी हूँ तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें पसंद नहीं आया ना। और इस पर अरुण फिर से वही बात कह देता है कि तुम रिया भाभी की बराबरी कर रही हो, तुम उनके पैर की धूल भी नहीं हो। इस पे छोटी बहू कहती है कि हाँ सही कह रहे हैं आप, वो तो छोटी कास्ट की है ना, आपके हॉस्पिटल में मामूली सी नर्स थी, वहाँ से मैनेजिंग डायरेक्टर बनने और इस घर की बहू बनने में तो उन्हें किस तरह की मेहनत करनी पड़ी ये हर कोई जानता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और रिया भाभी ऐसा भी नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी हुई है, उन्होंने सिर्फ इंटर पास किया हुआ है और मैंने मास्टर किया हुआ है। वो मुझसे कम पढ़ी लिखी है और 2 साल से तो मैं खुद घर पे देख रही हूँ कि रिया भाभी कैसे पापा के साथ मेहनत करती है उनके कमरे में। और उनको ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वाइफ का मुंह बंद रखने को कहता है। इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद सर्च वारंट के साथ सत्या अपनी टीम को लेकर सुरेश रे के घर पे आता है। यहाँ घर पे देवी को अपने रूम में एक लड़का और एक लड़की बिना कपड़ों के दिख रहे होते हैं। लड़की छुप छुप कर मुंह घुमाए हुए बैठी होती है और लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि कोई मुझे देखो मत, चले जाओ यहाँ से। देवी जाने की कोशिश कर रही होती है मगर दरवाजा बाहर से बंद होता है और वो पागलों की तरह दरवाजा पीट रही होती है। तभी सत्या आकर दरवाजा खोलता है और देवी रोते हुए सत्या को हक कर लेती है। इसके बाद पुलिस की टीम घर की तलाशी लेने लग जाती है और सत्या जाकर बैठता है सुरेश रे बर्मन के पास और कहता है कि आपके तो बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, फिर आप चुपचाप कैसे बैठे हुए हैं अभी तक। जिसपे सुरेश रे बर्मन एक राज की बात बताता है कि तुम पुलिस हो और सिर्फ सबूत के आधार पर ही आगे बढ़ सकते हो, जैसे तुम्हारे डैड बढ़े थे। पता है क्या, मैत्री की वाइफ के साथ मेरे बेटे रुद्रा का अफेयर था और जब उस औरत ने मेरे बेटे के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहा तो रुद्रा ने ही उस औरत को जान से मार दिया। मगर फंसा कौन? उस औरत का पति मैत्री। और अब तो मेरा बेटा भी जिंदा नहीं, तो ये केस तो ऐसे ही क्लोज हो गया। सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे डैड की नौकरी जाने और उनके मरने में एक तरह से रुद्रा का ही हाथ था। और देखो आज तुम अपने डैड के गुनहगार की कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करके उसे ही इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हो, कैसा लगा तुम्हें? उधर सत्या की टीम को बिस्तर के नीचे से एक जींस मिल जाती है जिसपे खून के छींटों के निशान होते हैं। तो सत्या अजीत को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि यहाँ पर आने से पहले उसने हॉस्पिटल की भी तलाशी ली और वहाँ उसे अजीत के लॉकर में एप्रन मिला जिसपे खून के छींटे लगे हुए थे। तो सत्या ने उस खून की डीएनए टेस्टिंग करवाई क्योंकि उसे पता था कि अजीत यही कहेगा कि मैं तो एक सर्जन हूँ, मेरे कपड़ों पे तो किसी भी पेशेंट के खून के निशान आ सकते हैं। मगर डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो गया था कि वो खून रुद्रा का ही था और अब अजीत के रूम से उसके ही जींस पे खून के छींटे मिलने से वो पूरी तरह से मुजरिम बन चुका है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी ओर देवी स्नेहा को सारी बात बताती है कि ये कमरा ठीक नहीं, यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है, मैं तो अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरे पेरेंट्स को बुला लो। तो स्नेहा उसे शांत करवाते हुए बताती है पर तुम्हारे पेरेंट्स तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, शायद उनकी पहले से प्लानिंग थी। इससे देवी को बड़ी हैरानी होती है कि मुझे इस हाल में छोड़कर वो लोग तीर्थ यात्रा पर चले गए। वो घर से भागने लगती है और जाकर सत्या से टकरा जाती है तो उसे चिराग के कत्ल के बारे में पूछने का याद आ जाता है। तब सत्या कहता है कि हमने पता किया था, चिराग की मौत तालाब में डूबने की वजह से ही हुई थी और उसकी मौत दोपहर 2 बजे हुई थी, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थी? तो देवी बताती है कि उस दिन मेरे घर पे चिराग के घर वाले आने वाले थे रिश्ते की
बात करने के लिए, इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। मैं दोपहर 12 बजे घर से निकली और 3 बजे वापस आ गई थी। यहाँ सत्या उससे पूछता है कि हमने पार्लर वालों से भी बात की थी और उन्होंने कहा कि आप पार्लर में सिर्फ 1 घंटे रुकी थी, यानी 1 बजे आप पार्लर से निकल गई थी, तो फिर आप 3 बजे घर कैसे लौटी? 2 घंटे कहाँ थी आप? देवी याद करने की बहुत कोशिश करती है दोस्तों, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता कि मैं उस वक्त कहाँ पर थी। तो फिर देवी जाती है माया के पास और सेम सवाल करती है कि मैं उस दिन कहाँ थी जिस दिन चिराग की मौत हुई थी। उस 2 घंटे में क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तो माया जवाब देती है कि मुझे भी नहीं पता, पर मेरी माँ ने बताया था कि तुम दोपहर 1 बजे मुझे ढूंढते हुए मेरी घर पर आई थी। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं बाहर गई हुई हूँ, तो तुम वहां से चली गई उसके बाद, है ना? पर तुम कहाँ गई ये मुझे नहीं पता। इस पे देवी कहती है कि मतलब उस दिन हम मिल ही नहीं पाए थे। माया कहती है तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम चिराग के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि मुझसे मिलना जुलना ही कम कर दिया था तुमने, और जिस दिन चिराग की मौत हुई ना, उसके 2 हफ्ते पहले से ही हम मिले नहीं थे। दूसरी ओर इंस्पेक्टर सुमन जाती है माया के पेरेंट्स से बातचीत करने, जहाँ उसे कुछ डाउट्स होते हैं देवी के पेरेंट्स पे, क्योंकि माया के पेरेंट्स बता रहे थे कि हम 6 साल पहले यहाँ पर आकर बसे हैं। इससे पहले हम कोलकाता में रहते थे, इसलिए हम देवी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानते। मगर देवी और उसके पेरेंट्स के बीच जो एज गैप है, ये हमें भी स्टार्टिंग में बड़ा अजीब लगा था। साथ ही वो लोग इतने आराम से रहा करते थे, मगर उनके कमाने खाने का कोई जरिया पता नहीं था हमें। पता नहीं क्या करते थे, पर वो इतने आराम से कैसे रहते थे पता नहीं। वैसे तो देवी के माँ बाप कहीं आना जाना नहीं करते थे, मगर हाँ, हर महीने के आखिर बुधवार को, चाहे आंधी आए या तूफान, मगर देवी के पापा बाहर जरूर जाते थे सुबह 10 बजे और शाम के 4 बजे वापस लौटते थे। और अभी देखिए, इतनी दुख की घड़ी में वो अपनी बेटी को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, बताओ। इधर पुलिस स्टेशन में दोस्तों अजीत सत्या से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई खून नहीं किया है। यकीन मानिए, समाज में मेरी एक इज्जत है और उस इज्जत के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सत्या कहता है कि क्यों? इज्जत के अलावा तो तुम्हारे पास सुरेश रे का नाम है, घर है, परिवार है। अजीत कहता है कि वो सब मेरे किसी काम का नहीं, उनके साथ किस तरह से मैं रहता हूँ ये तो मेरा दिल जानता है बस। वो लोग इंसान थोड़ी है, सबके सब वहशी जानवर है। रुद्रा भैया का खून हमारे घर का पहला खून नहीं है। और इसके बोलने के बाद ये सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। रुद्रा की पहली वाइफ गुस्से में तमतमाती हुई अपना सारा सामान पैक कर रही होती है घर छोड़ने के लिए। वो अपने मायके जाना चाहती थी। अजीत ने कहा भी रितिका भाभी को घर छोड़ने की क्या जरूरत? तो रितिका ने जवाब दिया, मेरे मायके वाले अभी जिंदा है, मैं तुम्हारी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ नाजायज रिश्ता रखे। जिस पे रिया ने कहा कि तुम्हें जो कहना है अपने पति से कहो, मुझे बीच में घसीटा तो अच्छा नहीं होगा। तो उस समय रितिका ने भी खूब उल्टा सीधा रिया को सुनाया। साथ ही छोटी बहू से भी कहा कि तुम अभी नई नई आई हो, तुम्हें भी घर की सच्चाई पता चली चुकी है, यही मौका है, मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। तब रितिका को उसकी सास ने शांत करवाने की कोशिश की, मगर आज रितिका बड़े गुस्से में थी। उसने रिया को जी भर की गंदी गंदी गालियां दी, घर के सारे मर्द को दी, क्योंकि रिया ने सभी को अपने जिस्म के जाल में फंसा के रखा हुआ है। और यही चीज रुद्रा से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रितिका का सर आईने में दे मारा। उसी वक्त बेचारी की मौत हो गई। तभी वहां पर सुरेश रे बर्मन आए और उन्होंने घर के हर एक सदस्य से कहा कि देखो, आज जो भी हुआ उसके बारे में आगे कोई कुछ बात नहीं करेगा, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। दूसरी ओर इसी वक्त देवी और चिराग का मिलना जुलना शुरू हो रहा था। इनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। चिराग देवी के बचपन की फोटो देखना चाहता था, जिसपे देवी ने बताया कि बचपन की तो दूर की बात, मेरे पास तो बड़े की भी फोटो नहीं है और ना ही मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ याद है। तब चिराग ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ देवी, 6 साल पहले तुम्हारे एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई थी। कोई बात नहीं, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी फ्रेंड माया मुझे क्यों नहीं पसंद करती, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तब देवी बताती है कि तुमसे नफरत नहीं करती वो, बल्कि वो तुम्हारे प्रोफेशन से नफरत करती है। दरअसल जब वो कोलकाता में रहती थी ना, तो उसके एक ट्यूशन टीचर हुआ करते थे, जिसकी नियत उस पे बड़ी खराब थी। एक दिन जब माया के पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे और माया की तबीयत भी सही नहीं थी, तो माया ने कॉल करके टीचर से कह दिया था कि आज घर पे मत आइएगा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। फिर भी वो टीचर घर पे ट्यूशन पढ़ाने के बहाने से आया और माया के साथ जबरदस्ती की, जिसकी वजह से माया के दिल में हर एक टीचर के लिए नफरत भर गई। और तब चिराग ने कहा कि नहीं, माया से मिलकर उसको मैं समझाऊंगा कि हर टीचर एक जैसा नहीं होता। प्रेजेंट में दोस्तों सत्या अपने घर जा रहा होता है, तो उसे सुनसान सी गली में देवी जाते हुए दिखती है। वो गली वैसे अच्छी नहीं थी, वो रेड लाइट एरिया था, इसीलिए सत्या देवी के पीछे पीछे जाता है। वहीं कोठे पे एक प्रोस्टिट्यूट अपने मालकिन से कंप्लेंट करती है कि एक कस्टमर आया था और उसने मुझसे बियर मांगी, तो मैं बियर निकाल कर देने लगी और उसने बियर बोतल से फिर मुझे मार दिया। मैं बेहोश हो गई तो वो भाग गया। ये सुनकर मालकिन कहती है कि अरे छोटे दादा भी तो आज आए हुए हैं, यानी अरुण, जाओ जाकर देखो कि वो ठीक है भी या नहीं। पर जब ये लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अरुण की मौत हो चुकी है।
और अरुण की फेवरेट प्रोस्टिट्यूट फुल्की के हाथ पैर किसी ने बांध के रखे हुए हैं। फिर हो हल्ला सुनकर सत्या वहाँ पर आ जाता है देवी के साथ और मौके पे पूछताछ करने पे पता चलता है कि एक पंजाबी आदमी आया था जिसने उस प्रोस्टिट्यूट के साथ मारपीट की। वहीं फुल्की पे हमला करके जिसने उसे बेहोश किया था वो एक लड़की थी जिसने नकाब पहन के रखा हुआ था। फुल्की को मारकर हाथ पर बांधने के बाद वो अरुण का इंतजार करने लगी और जब वो आया तो अरुण को लगा कि फुल्की नकाब पहनकर कोई रोल प्ले कर रही है, लेकिन तभी कातिल ने नाइफ से अरुण का गला काटकर उसे मार डाला और फिर नकाब उतारकर उसे न्यूज़पेपर में लपेटकर वहां से भाग गया। फुल्की आगे कहती है कि मैंने कातिल का चेहरा तो नहीं देखा, मगर हाँ उसके नकाब के अंदर सफेद पजामा और दुपट्टा पहना हुआ था और कुर्ती उसने नीले कलर की पहनी हुई थी, बिल्कुल इस लड़की की तरह यानी देवी की तरह ही। इससे सत्य हैरान हो जाता है दोस्तों। तो पहले वो सुमन को बुलाकर उसके साथ देवी के ससुराल उसे भेजता है। वहाँ सुमन को घर की नौकरानी भी सेम कपड़े में दिखती है जो पता नहीं कहाँ पर गई थी, पर अभी अभी वो घर लौटी है। साथ ही घर पे स्नेहा देवी से सवाल भी करती है कि आप उस गली में करने क्या गई थी, तो देवी बता देती है कि मुझे एक नंबर से कॉल आया और कॉलर ने कहा कि वो चिराग की मौत के बारे में कुछ बताना चाहता है, इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी, मगर वो मुझे मिला भी नहीं और दोबारा उसने फोन भी नहीं किया। वहीं पर मुझे सत्या सर मिल गए जिन्होंने मुझे वापस घर भेज दिया। स्नेहा कहती मतलब आपको छोटे भैया की मौत के बारे में कुछ नहीं पता, राइट। दूसरी ओर सुरेश रे अपनी फैमिली से कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि अरुण को किसने मारा और न ही मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुम लोग कहाँ पर थे, मगर आज रात भर का वक्त है तुम लोगों के पास, आपस में बात करके गवाह बना लो कि उस वक्त कौन किसके साथ था, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है अब। इसके बाद माया देवी के पास आती है और उसने भी सेम व्हाइट पजामा दुपट्टा और स्काई ब्लू जैम्पर पहना हुआ था। देवी उससे पूछती है कि तुम इस ड्रेस में क्या कर रही हो, तो वो बस स्माइल करती है। दूसरी ओर जेल में अजीत को सत्या उसके छोटे भाई अरुण की मौत की खबर देता है। साथ ही वो उससे ये भी पूछता है क्या लगता है तुम्हें रुद्रा को किसने मारा होगा, क्योंकि खूनी को कैसे पता चला कि आपके भैया का ये लंग खराब है और ये नहीं, और जो खराब था उस पे स्टैप करके उसने मार डाला और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से खूनी लेफ्ट हैंडेड था। अजीत कहता है कि इस कत्ल को अंजाम देने के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। पहला कि उसे रुद्रा भैया की बीमारी के बारे में पता था, तभी उसने कांटे से बिल्कुल राइट लंग पे स्टैप किया, क्योंकि लंग पंचर होने से आदमी की हालत खराब हो सकती है, मगर दूसरे लंग से वो सांस ले सकता है, मगर पहले से रुद्रा भैया का एक लंग काम नहीं करता। और दूसरा ये कि खूनी को ह्यूमन एनाटॉमी की बहुत ही अच्छी समझ होनी चाहिए। तीसरा ये कि खूनी लेफ्टी है, यानी उसने लेफ्ट हैंड यूज किया खून करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं हमारे घर पे और भी लोग लेफ्टी हैं। दरअसल मेरे डैडी लेफ्ट हैंडेड है, इसीलिए मैं और मेरा छोटा भाई अरुण दोनों लेफ्ट हैंडेड थे। साथ ही रिया भी लेफ्ट हैंडेड है और मुझे लगता है कि उसके पास खून करने का मोटिव भी है और उसे रुद्रा भैया की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सब पता भी है। हो सकता है हॉस्पिटल में रुद्रा भैया रिया को और ऊपर उठने नहीं दे रहे होंगे, तो वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, ये मैं जानता हूँ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सत्या वहाँ से जाने लगता है, तो पीछे से घबराते हुए अजीत उसे आवाज लगाता है और कहता है कि हमारे घर में एक और है जो खून कर सकता है, वो देवी भी हो सकती है, क्योंकि देवी जब 6 साल पहले हमारे घर पे रहती थी तो उसे हम लोगों से ज्यादा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में ज्ञान था। साथ ही वो सब्यासाची है, यानी उसके दोनों हाथ एक जैसे काम करते हैं। वो जो काम राइट हैंड से कर सकती है वो काम लेफ्ट हैंड से भी कर सकती है, और उसे तो भैया के लंग के कंडीशन के बारे में भी पता था। इस पे सत्या हैरान हो जाता है कि क्या देवी 6 साल पहले आपके घर पे रहा करती थी, ये बात मुझे अब तक क्यों नहीं पता चली। दूसरी ओर देवी से माया कहती है कुछ देर में पुलिस आने वाली है तुम्हारे पास, तो तैयार रहो सवालों के जवाब के लिए। पुलिस को अब तुम पे रुद्रा और अरुण दोनों के खून का शक है। पर सुनो देवी, तुम पुलिस को मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगी। अगर तुमने सत्या को ये बताया कि तुम्हें मुझ पे शक है तो मैं फिर सत्या को भी मार दूंगी। ये सुनकर देवी रोने लगती है, तो माया कहती है कि अरे अरे पागल हो रही हो क्या, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं आगे तुम्हारे तो काम आने वाली हूँ। अभी पता है इस घर में और 4 खून होंगे और देवी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए सत्या आ रहा है, तो सावधान हो जाओ। ये सुनकर देवी बहुत डर जाती है। दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। यहाँ पर इसकी एंडिंग बड़े खतरनाक तरीके से हुई। कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये खून किसने किए और ये माया का चक्कर क्या है यार। बहुत ही जल्द आएंगे अगले सीजन के साथ, अगर आ गया है तो उसको देखेंगे फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।